नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं खबरें खेती की। अब कृषि की मुख्य खबरें। ग्रीष्मकाल में गुलाब की देखभाल, चूहों से बचाएं फसल, चना कटने के बाद लगाएं मूंग, सरसों की कटाई गहाई में रखें सावधानी, तना पीला पड़ने पर करें अलसी की कटाई। ग्रीष्मकाल में गुलाब की वैज्ञानिक तरीके से देखभाल की जाए तो फूल की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, उत्पादन में भी ज्यादा लाभ मिलेगा और बाजार में दाम भी अच्छे मिलेंगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले पौधे को नीचे लगी सूखी डालियों को छांट दें तथा पीले पत्ते हों तो उसे भी अलग कर दें। यदि जमीन में थोड़ा भी सूखापन रहे तो तत्काल सिंचाई करें। निंदाई गुड़ाई पर कचरे की सफाई करें तथा गोबर की सूखी खाद डालें। तेज धूप से पौधों को बचाने का प्रयास करें। साथ ही कोई भी ताम्रयुक्त फफूंदीनाशक का छिड़काव करें। कीट व्याधि और बीमारियों के अलावा फसल को चूहों से बचाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि किसान भाई जागरूकता का परिचय देते हुए इन्हें नियंत्रित करने का उपाय करें। सबसे पहले किसान भाई खेत के भीतर घुसकर चूहों के बिल का अवलोकन करें। इसके बाद चिन्हित बिलों के आसपास भुने हुए चने, मुरमुरे 2 दिन तक डालकर इन्हें आकर्षित करें। इस प्रकार चूहों को स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ की लत लगने के बाद 2.5 ग्राम जिंक फास्फेट में 100 ग्राम आटा मिलाकर दें तथा उसमें गुड़ और तेल भी मिला लें। इस पेस्ट को गोलियां बनाकर बिल के आसपास रख दें। इसके अलावा खेत में जगह जगह घूंटे गाड़ दें ताकि रात में उस पर उल्लू बैठें और चूहों को उठा लें। जिन किसान भाइयों के चने की फसल काट ली है उनके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था है तो देर न करें, तत्काल मूंग या उड़द की बोनी करें। इसके पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करें। किस्मों में के 851, पूसा वैशाखी, टी 44, ML 131 तथा जवाहर 245 का चयन करें। बोनी के लिए बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की अनुशंसा की जाती है। जहां तक उर्वरकों का सवाल है तो 40 किलोग्राम यूरिया, 313 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 30 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। सरसों उत्पादक कृषकों को फसल कटाई के पूर्व कुछ सावधानी रखने की जरूरत है। इस फसल में पकने के दौरान ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। चूंकि फल्ली एक साथ नहीं पकती है बल्कि निचली फल्लियां पहले पकती हैं और ऊपर की बाद में। ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि फसल कटाई के लिए तैयार हुई है या नहीं। वैसे सरसों की फसल 120 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद भी ध्यान रखें कि जब फसल के पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाएं और फलियों के भीतर बिना बीज का रंग ठीक वैसा ही हो जाए, वास्तविक होता है। अलसी की फसल की कटाई तभी करें जब पत्तियां झड़ने लगें और तना पीला पड़ने लगे। कटाई के बाद खलिहान में लगाई गई अलसी की फसल को जमीन पर फैलाकर इसके बाद गहाई सुविधानुसार बैलों या मशीनों से की जा सकती है। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज। किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। नमस्कार किसान भाइयों, भाई बहनों, सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, चैत मास के बाद बैसाख का महीना आता है और इसी महीने में किसान असीम शांति का अनुभव करते हैं, क्योंकि इसी महीने में उनकी मेहनत की कमाई गेहूं चना जो रबी मौसम की फसलें हैं उनके घर पर आती हैं। तब उनके परिवार में असीम खुशी का एक असीम प्रसन्नता आती है। किसान भाइयों, यकीन मानिए, जब हमें आप फ़ोन करते हैं तो हमें भी बेहद खुशी होती है, क्योंकि आप जो समस्या बताते हैं उनका समाधान हमारे विशेषज्ञ करते हैं। किसान भाइयों, आज हम आपको सामयिक कौन कौन से ऐसे कार्य हैं खेतीबाड़ी में जिनको करने से आपको काफ़ी लाभ होगा, इसी संबंध में जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में है आपके जाने पहचाने कृषि महाविद्यालय सीहोर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर MD व्यास साहब। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आप हमें ज़रूर फ़ोन करें। हमारे फ़ोन नंबर आपकी टीवी पर आ रहे हैं, उन्हें लिखकर हमें अपनी समस्या बताएं, हमारे विशेषज्ञ उनका समाधान करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बैसाख का महीना चल रहा है, अप्रैल का महीना चल रहा है, तो फसलें भी कट गई हैं और किसान के घर में फसलें भी आ गई हैं। हालांकि मौसम के बेमौसम बरसात से कुछ हमारे प्रदेश के कुछ किसानों को नुकसान भी हुआ फसलों को। फिर भी इस समय क्या काम हमारे किसान भाइयों को शुरुआत करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। जैसा आपने कहा था, मौसम की मार से कई जगह फसलों में नुकसान तो हुआ है और ख़ासतौर बहुत सारे क्षेत्रों में उनकी गुणवत्ता पर असर पड़ा है फसलों की पे, और जिनसे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से नुकसान कहीं हो सकता है और कई जगह फसलें ख़राब भी हुई हैं, जिस प्रशासन स्तर पर जो भी कार्य किए जा रहे हों। अब चूँकि फसल तो कट कर हो ही चुकी है, रबी की फसल कट गई, चाहे गेहूं हो चना हो, अब इस समय खेत खाली होंगे। तो इन खेत खाली होने की स्थिति में जिन किसान भाइयों के पास साधन उपलब्ध हैं, साधन मतलब खासतौर से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, वे इस मौसम में खासतौर से अप्रैल मई में 60-70 दिन की कोई ऐसी फसल हो जिसको लेकर और वो उससे कुछ ना कुछ भरपाई कर सकते हैं। और ऐसी फसल है ग्रीष्मकालीन मूंग। जी, पिछले वर्ष के अनुभव हमें ऐसे बताते हैं, कई क्षेत्रों में चाहे होशंगाबाद हो, हरदा हो, सीहोर हो, कई जो जहाँ पर सिंचित क्षेत्र थे वहाँ पर किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती की है और उन्हें अच्छा उससे लाभ प्राप्त हुआ है। तो इस समय अब बिल्कुल उपयुक्त समय है, अप्रैल का महीना है और इस समय उसकी बोनी कर देना चाहिए। जो विकसित किस्में हैं जो हमारे प्रदेश में भी हुई हैं, हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित हुई हैं या जबलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित हुई हैं या दूसरे क्षेत्रों से यहाँ पर उनका हमने परीक्षण भी किया हो, वे किसानों के खेतों पर उनको लगाकर उनसे अधिक लाभ ले सकते हैं। जी। और ऐसी किस्में हैं ख़ासतौर से JM 721, जवाहर मूंग 721 है, हम एक PDM 11, प्रज्ञा, ये कुछ ऐसी किस्में हैं और भी कई किस्में निकली हैं जो भी किसान भाइयों को वहाँ पर निकटस्थ कृषि विभाग
या कृषि महाविद्यालय के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर यदि उपलब्ध हो जाती, जो भी बीज उपलब्ध हो उन्हें, वे उसको लगा सकते हैं और कम समय में भी इस समय जो खाली समय है उससे ज़्यादा फायदा वो ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, जिन किसानों के खेत खाली हो गए हैं और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तो उन्हें जरूर ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल बोना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो उन्नत किस्में बताई हैं, ये मतलब ज़्यादा इनसे उत्पादन ज़्यादा होता है, इन्हीं किस्मों का आप चयन करें। और आपके निकट, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कृषि महाविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि विभाग के जो मैदानी अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किस्मों के बारे में आपने बता दिया, पर बीज दर कितना होना चाहिए और जो खाद जो है, खाद रासायनिक खाद या फिर देसी खाद है, वो किस मात्रा में कितना डालना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ऐसा है, किसी भी फसल के लिए उसकी पौध संख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार किसान जो है ये सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बीज डाल दें और उसको पास पास बो दें तो उन्हें ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने ग्रीष्मकालीन मूंग की बात करी, ये दलहनी फसल है और ये फैलने वाली फसल होती है। तो ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर यानी 1 फीट पर कतार से कतार की दूरी इसको बोना चाहिए और पौधे के पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब किसान भाई पौधे से पौधे की दूरी नापने से तो रहे, इसलिए बीज दर निर्धारित की गई है। 8 किलो बीज प्रति एकड़ या 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर, इसके हिसाब से किसान भाइयों को बीज दर लेना चाहिए। लेकिन किसान भाई ये जरूर ध्यान रखें कि ग्रीष्मकालीन हो चाहे कोई भी समय हो, इसका बिना बीजोपचार के से हमें नहीं बोना चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग में बीजोपचार के लिए, चूँकि हमारा प्रदेश जैविक प्रदेश भी है और बहुत बड़े रकबे में जैविक खेती भी होती है, तो हम भी हमारे वैज्ञानिक रूप से सबसे पहले यही कहते हैं कि जैविक कृषि ही करना चाहिए, जैविक मूंग ही बोना चाहिए। तो इस समय जो जैविक बीजोपचार के लिए ट्राइकोडर्मा नामक का जैविक फफूंदनाशक है, उससे 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, यानी यदि हम ये माने कि 1 एकड़ में 8 किलो बीज लगता है तो केवल 32 ग्राम उनको ट्राइकोडर्मा लगना। 8 किलो बीज है तो केवल 32 ग्राम लगना है, तो 32 से 40 ग्राम के आसपास जो है वो उसको ले लें और उसकी अच्छी तरीके से बीजोपचार कर दें। यदि किन्हीं कारणवश जैविक बीजोपचार नहीं हो पाता है तो फिर रासायनिक जो बीजोपचार है उसमें कई थायरम और कार्बेंडाजिम, इनके मिश्रण की कई अच्छे फफूंदनाशक उपलब्ध हैं बाजार में। इससे लेकर उसको बीजोपचार उनको कर लेना चाहिए। बीजोपचार करने के बाद ही किसान भाइयों को इसको मूंग को बोना चाहिए, जिससे कि भूमि जनित और बीज जनित कई ऐसे रोग होते हैं जिनसे बचाव हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किसान भाइयों, बीज उपचार आप जरूर करें, क्योंकि जो फफूंद आ जाती है या पौधे आप देखा होगा जब अंकुरण के बाद वहीं सूख जाते हैं, तो बीज उपचार नहीं होने के कारण ही होता है। डॉक्टर साहब, सिंचाई इसमें कितनी लगती है और कितने दिन में फसल आ जाती है? देखिए, ऐसा है, ग्रीष्मकालीन मूंग जो है चूँकि खरीफ में ही बोई जाती है और ग्रीष्म में भी हम बोते हैं, तो चूँकि ग्रीष्मकाल है तो यहाँ पर निरंतर बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होती है। वैसे तो ये कहा जाता है कि जैसे ही ज़मीन में दरार आने लगे, ऊपर नमी भले ही नीचे जड़ के पास हो लेकिन ऊपर दरार आने पड़े, वैसे ही एक हल्की सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। फिर भी तकरीबन इसमें हर 8 से 10 दिन में एक सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो एक सिंचाई इसमें करते रहना चाहिए। अगर स्प्रिंकलर के माध्यम से स्प्रिंकलर हो, चूँकि हम ऐसे पानी का बहुत व्यर्थ नुकसान होता है और यदि ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी बढ़वार भी ज़्यादा हो जाएगी और बढ़वार ज़्यादा होगी तो फल कम लगेगा। तो बेहतर है कि किसान भाई स्प्रिंकलर का उपयोग करें और स्प्रिंकलर से हर 8-10 दिन में फसल में सिंचाई करते रहें तो उन्हें उसका भरपूर फायदा मिलेगा। जी जी। किसान भाइयों, फव्वारा तरीके से आप सिंचाई करेंगे तो कम पानी भी लगेगा और चूँकि गर्मियों के दिनों में पानी कम आता है। डॉक्टर साहब, एक समस्या और देखने में आई पिछले साल कि ये मूँग की जब फसल तैयार होती है तो तैयार होने के पहले उसमें पत्ते पीले पड़ जाते हैं, क्या कारण है ये? देखिए, ये बहुत ही समस्या मूंग की नहीं है, ये सोयाबीन की भी समस्या है। कई सब्जियां जो किसान भाई भिंडी इत्यादि लगाते हैं उन सब में समस्या होती है पीले पत्ते की, जो आपने करी है। ये खासतौर से एक रोग है, जैसे कि हम इंग्लिश में येलो वैन मोजेक कहते हैं या पीत सिरा मोजेक नाम का जो रोग होता है। और इस रोग का कारण है एक कीट जिसको कि सफ़ेद मक्खी कहा जाता है। किसान भाई सामान्य भाषा में उसे सफ़ेद मच्छर कहते हैं। यदि खेत में जाएंगे और पौधे को हिला कर देखें तो वो एक इस तरीके से वो सफ़ेद मक्खी उड़ती है। तो हमें जो निदान है उस रोग का नहीं, पहले इस कीट का करना है। और इस कीट के निदान के लिए जो खड़ी फसल है वहाँ पर तो दवाई डाली जाती है, लेकिन पहले अगर चूँकि यह समस्या आती है तो हमें बीज को ही यदि हम उपचारित कर दें, एक थायोमेथोक्सोम नाम की दवाई आती है, थायोमेथोक्सोम, जो कंपनियां विभिन्न नाम से उपलब्ध कराती हैं, इसका 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसे उपचारित कर दें तो ये रोग की आने की संभावना कम हो जाती है। फिर भी यदि खड़ी फसल में आता है तो इसी दवाई का हम छिड़काव भी कर सकते हैं और दूसरी जो दवाएं हैं उनका भी कई बार छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इस रोग से बचाव हो जाता है।
और जो रोग ग्रसित पौधे हैं, जो पीले पड़ गए हैं, उनको उखाड़ कर और मिट्टी के अंदर नष्ट कर दें, जिससे कि ये रोग जो है एक पौधे से दूसरे पौधे में ना फैल पाए उस सफ़ेद मक्खी के कारण। तो अगर हम बीजोपचार कर दें और साथ ही खड़ी फसल में इस दवा का उपयोग कर दें तो ये रोग जो है उससे बचा हो सकता है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों मन की बात कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि हमें भूमि के स्वास्थ्य का परीक्षण कराना चाहिए। ये भूमि स्वास्थ्य का परीक्षण कैसा होता है, कहाँ करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए और कब करवाना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री इसमें चिंतित हैं और उन्होंने पिछले दिनों राजस्थान में इसका सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसको है मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, का लॉन्चिंग भी की थी और वे चाहते हैं कि पूरे भारत के हर किसान के हर खेत का ये कार्ड बन जाए। गुजरात में ये काफ़ी अच्छा सफल हुआ और हमारे मध्य प्रदेश शासन ने भी कई जिलों में इसको सफल संचालित किया है। इसमें प्रत्येक किसान की, प्रत्येक खेत की मिट्टी का कैसा स्वास्थ्य है, यानी उसमें कितने तत्व उपलब्ध हैं, किस प्रकार की उसमें रेत की या कीट मात्रा उपलब्ध है, सब पता लग जाता है किसान को। और उस आधार पर ही किसान जो है अपनी फसल की योजना बना सकता है कि गेहूं की फसल है, यदि हम ये कहते हैं गेहूं में हमको 2 बोरी यूरिया डालना या 3 बोरी डूली डालना, ये बात गलत है, क्योंकि इसमें कई बार होता है कि उसका ज़रूरत है कि नहीं है, उसमें उतने यूरिया की आवश्यकता है कि नहीं है, उसमें उतने सुपर फास्फेट की आवश्यकता है कि नहीं है। तो इन सबको बचाने के लिए अगर हमारे पास ये होगा कि हमारी मिट्टी में इतना तत्व नाइट्रोजन है, इतना फास्फोरस है, हम उसके आधार पर खाद की मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं और हमारा पैसा भी जो बचा सकते हैं, क्योंकि व्यर्थ में हम रासायनिक खादों पे बहुत ज़्यादा पैसा डालते हैं तो वो बच सकता है। तो मिट्टी परीक्षण, ये सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए मिट्टी परीक्षण कराना आवश्यक है और मिट्टी परीक्षण कराने का साधारण तरीका है, शासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन किसान भी, यदि मान लीजिए उसका कोई इकाई खेत है, मान लें 1 एकड़ खेत है, तो उसे 1 एकड़ खेत से किसान जानता है 5 जगह से कम 4 कोने से और खेत के बीच से नमूने लेते हैं। मिट्टी का नमूना कब करें सर डॉक्टर साहब, कब? ये सबसे बहुत अच्छी बात करी, ये जो चूंकि आपने खाली समय की बात करी थी, बड़ा उपयुक्त समय है। अप्रैल का महीना है, इस समय मिट्टी के नमूने ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए इस समय? क्योंकि इस समय खेत खाली है, मिट्टी के नमूने ले लेंगे और उनका परीक्षण अगले महीने तक होकर आ जाएगा, जिससे आगामी खरीफ की योजना उसकी बन जाएगी। बिल्कुल सही। तो इस आधार पर वो खेत के चारों कोने से मिट्टी और खेत के बीच से मिट्टी लें। अब मिट्टी कैसे लें, इसका भी तरीका है। मिट्टी लेने के लिए खेत के ऊपर की हल्की मिट्टी को किसान भाई हाथ से अलग हटा दे और फिर उसे इस तरीके से, जिसको कि हम अंग्रेजी की अक्षर में वी बोलते हैं, दोनों तरफ से उस गड्ढा खोदे, करीब आधे फीट का गड्ढा खोद दे और आधे फीट के गड्ढे से मिट्टी को निकाल ले। ऐसे 5 जगह से मिट्टी निकाल लेगा, है ना। अपने जैसे 5 एकड़ खेत है, जी हाँ, तो 5 एकड़ में 5 एकड़ में फिर उसको हर एकड़ के हिसाब से अलग अलग नमूना निकाल ले, हर एकड़ के हिसाब से अलग अलग, क्योंकि जितना बड़ा खेत होगा अगर हम उसमें से 5 निकालेंगे तो ये नहीं पता लगता कि इस एकड़ के इस भाग में कुछ अलग हो सकता है स्वास्थ्य, उस भाग में कुछ अलग हो सकता है स्वास्थ्य। ऐसा जरूरी नहीं कि 5 एकड़ का स्वास्थ्य एक सा ही हो, मतलब हर एकड़ का अलग होना चाहिए, अलग एकड़ का कम से कम उसे ले, तो उसको बहुत अच्छी से योजना उसको बना सकता है, काफी सूक्ष्म रूप से उसकी योजना बना सकता है। नमूने ऐसे जो मिट्टी निकाल लेगा उनको इकट्ठा कर लेगा 5 हिस्सों को और 5 हिस्सों की मिट्टी को अच्छी तरीके से मिला देगा। फिर उसके 4 भाग कर ले किसान और उसमें से 3 भाग को अलग हटा दे, जो 1 भाग बचेगा उसके फिर 4 भाग करे। ऐसा तब तक करता रहे जब तक कि उसके पास आधा किलो या 250 ग्राम के आसपास मिट्टी ना बच जाए। उस 250 ग्राम मिट्टी को एक थैली में रखे, खेत का नंबर लिखे, अपना नाम लिखे और जो हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी आते हैं या जो भी संस्थाएं मिट्टी परीक्षण कर रही हैं और सॉइल हेल्थ कार्ड उनके गाँव का जो बनाने वाली हैं उनको देंगे और वो वहाँ से कार्ड बनकर उनका आ जाएगा और उसमें ये लिखा रहेगा कि आपके फला खेत में आपके इन तत्वों की मात्रा इसमें उपलब्ध है, मतलब कौन कौन से खाद डालना चाहिए। अब उसके आधार पर जो तत्व हैं उसके आधार पर या तो विशेषज्ञ की मदद ले या किसान अपने आप में खुद विशेषज्ञता हासिल कर लेता तो बहुत अच्छी बात है, या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी उनकी मदद लेकर वो ये बताए कि मुझे सोयाबीन बोना है, मुझे मक्का बोना है, मुझे ज्वार बोना है, मुझे धान बोना है, मेरे खेत में ये परीक्षण के आधार पर ये रिजल्ट हैं, अब इसमें कितना कितना खाद देना चाहिए। हो सकता है सोयाबीन में यदि 1 बोरी DAP की लग रही हो तो इस आधार पर आधा बोरी लग जाए। बिल्कुल सही बात है ना, तो इस आधार पर वो काम कर सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, आप मिट्टी परीक्षण बहुत जरूरी है, करवाना जरूर करवाएं और इसी टाइम पे कराएं। अभी बैसाख का महीना है, खेत खाली हो गए हैं, तो इससे आपकी जो कम लागत में अधिक उत्पादन की हम बात करते हैं वो साकार होगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको वही पोषक तत्व डालने की जरूरत पड़ेगी जिसकी अनुशंसा हमारे विशेषज्ञ करेंगे। तो मिट्टी परीक्षण बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, गहरी जुताई की जब हम बात करें तो गहरी जुताई कब करना चाहिए, कितनी गहरी करना चाहिए और कितने दिनों में करना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है, ये भी सामयिक बात है बिल्कुल।
और गहरी जुताई से किसान भाइयों का तात्पर्य है पिलाऊ चलाना, वो सामान्य भाषा में कहते हैं कि पिलाऊ चलाना। जी जी। ये हम जो विशेषज्ञ जो हमारे पास जो परिणाम उपलब्ध हैं, हालांकि आजकल कई बार ये कहा जाता है कि गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं है, बहुत मत है कि गहरी जुताई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये निर्भर करता है जमीन के आधार पर। हमारी जो ज़मीनें हैं जिनको कि हम अंग्रेजी की भाषा में वर्टिसॉल्स बोलते हैं, गहरी काली ज़मीनें हैं, इन ज़मीनों में हमें ज़रूर आवश्यकता है कि कम से कम 3 वर्ष में एक बार, हर साल नहीं। जी। गहरी जुताई के कई लाभ हैं, लेकिन उन लाभों के आधार पर किसान भाई ये निर्धारित न कर लें जब इतने लाभ हैं तो हम हर बार कराएं, हर साल कराएंगे। देखो आर्थिक रूप से तो ये नुकसानदायक होगा ही, लेकिन जमीन की जो संरचना है उसमें भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि बार बार हम खेत को बार बार पलटेंगे तो उसके जो भुरभुरी हो जाएगी और जैसे ही पानी आएगा वैसे ऊपरी मिट्टी ज़्यादा बहने लगेगी। तो 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करना चाहिए, और ये अप्रैल के महीने में जैसी फसल कट गई है इसमें करना चाहिए। प्रायः ये कहा जाता है कि 45 दिन तक खेत जो है खाली पड़ा रहना चाहिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के बाद में, और 45 डिग्री टेम्परेचर जब मई के महीने में पड़ता है वो अच्छी तरीके से उस मिट्टी को लग जाना चाहिए। क्यों लग जाना चाहिए? कई फायदे हैं। क्यों? जब जमीन के अंदर जो कीटाणु और रोग के जो जीवाणु होते हैं वो पलटने से ऊपर आ जाते हैं, और जब मई के महीने में तेज धूप पड़ती तो वहीं के वहीं नष्ट हो जाते हैं। ये जैविक उपाय है, ये जैविक उपाय है इसको कहेंगे, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हमें रसायनों का बार बार उपयोग करना पड़ता है, तो ये बिना जो हमें 3 साल में एक बार कर दें तो अपने आप जो कीटाणु और रोग जो उनसे नष्ट हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जिन किसान भाइयों के यहाँ जो बहुत नुकसानदायक खरपतवार है, खासतौर से जिनको कि देसी भाषा में कांस कहते हैं, मोथा कहते हैं, कई जगह गोंदरा भी कहते हैं उसको, हिरनखुरी कहते हैं, जिसको हिमचिरी भी कहते हैं, ऐसे जो खरपतवार हैं, और अब गाजर घास भी खासतौर से, ये इनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना बीज के अलावा इनके वानस्पतिक भागों से होता है। कांस अपनी जड़ से फैल जाता है, मोथा अपनी जड़ में गठानों से फैल जाता है, तो ये जमीन के नीचे करीब 10-10, 15-15 मीटर तक इनकी जड़ें होती हैं। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से सब ऊपर निकल कर बाहर आ जाती हैं, और जो सूर्य की जो तेज रोशनी है वो अपने आप वहाँ पर नष्ट हो जाती है। इनका कोई दवा से कोई उपचार नहीं है। अगर एक बार ये खरपतवार हो जाए तो इनका दवा से कोई उपचार नहीं है। इन्हें तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से ही खत्म किया जा सकता है। ये तो फायदे हुए रोग कीट और खरपतवारों के, और सबसे बड़ा फायदा होता है कि जमीन जब खुल जाती है तो जितना पानी ऊपर से गिरता है बरसात का वो जमीन के अंदर संचित हो जाता है, भूमि की तो जल ग्रहण क्षमता बढ़ती है। अगर जड़ के पास है तो पौधे को मिलेगी, और जमीन के नीचे चली जाएगी तो हमारे जो जल स्रोत हैं, ट्यूबवेल हो गए, कुएं हो गए, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो जिससे कि आगामी फसल के लिए वो क्रांतिक अवस्थाओं पर हमारी लाइफ सेविंग इरीगेशन को जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो कई इस तरीके के इसमें फायदे हो सकते हैं, लेकिन करना अभी चाहिए। कई बार क्या होता है, कई किसान कहते हैं ग्रीष्मकालीन पिलाऊ तो चलाना ही है, मई के आखिर में या जून में चलाएंगे तो पैसा व्यर्थ जाना है, क्योंकि हमें कम से कम 1-1.5 महीने तक खेत को खुला रखना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, यही वो समय है जब आपको गहरी जुताई करना चाहिए। अगर आप बरसात के सोचो को 15 दिन पहले करा लें तो वो फायदा नहीं मिल पाएगा। अभी आप कराइए, खेत खाली हो गए हैं, सूर्य की आपको धूप मिलेगी, तो जो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया ना, तो बहुत सारे जो खरपतवार हैं वो आपका पैसा बच जाएगा। वो अब जब सोयाबीन की फसल आप बोएंगे तो उस समय खरपतवार पैदा ही नहीं होंगे, है ना डॉक्टर साहब? हाँ, कई बार जो नुकसानदायक जो कष्टकारक जो खरपतवार हैं, बाकी खरपतवार तो हम नष्ट कर लेते हैं, चाहे निंदाई से नष्ट कर लें, चाहे कुल पे या डोरे चलाकर नष्ट कर लें, या कुछ दवाओं का उपयोग भी किसान भाई करते हैं, लेकिन ये खरपतवार दवाओं से भी नहीं मरते। तो इनका तो केवल एक ही इलाज है कि ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें। ये जैविक उपाय है, फिर से मैंने कहा कि इसको जैविक उपाय है। और बार बार मैं कहना चाहूँगा कि जैसे हमारी मनसा, शासन की मनसा तो अपनी जगह है, लेकिन किसान जब तक नहीं चाहेगा जब तक जैविक खेती हो नहीं सकती। तो जैविक खेती के लिए किसान भाइयों कई छोटे छोटे उपाय जिनकी हम चर्चा बाद में भी करेंगे कि उनको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए, जिससे कि धीरे धीरे रसायनों पर हमारा जो जिस तरीके से हम उन पर निर्भर हैं वो निर्भरता कम हो, और हम जैविक की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी, और हमें जो उत्पाद मिलने वाला है वो भी हमारा गुणवत्ता युक्त और मानव स्वास्थ्य के लिए भी वो ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो बिल्कुल किसान भाइयों, डॉक्टर साहब, जिन किसान भाइयों ने गन्ना की फसल लगाई है तो उसमें उन्हें क्या सामयिक काम करना चाहिए? गन्ना वाले क्षेत्रों में खासतौर से ये कहें, हम दिनेश जी के सिंचित क्षेत्रों में गन्ना किसान भाई लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के कई ऐसे हैं, होशंगाबाद, हरदा, नरसिंहपुर, करेली वाले जो क्षेत्र, वहाँ पर किसान भाई गन्ना लगाने लगे हैं और काफ़ी गन्ना वहाँ पर लगता है। इस समय किसान भाइयों को सिर्फ गन्ने में सिंचाई जो है, जिस समय बारंबार सिंचाई 10-15 दिन पर उसकी जो बारंबारता उसको रखना चाहिए। और चूंकि तेज हवाएं चलेंगी तो इस समय गन्ना बंधाई का काम
भी होता है। गन्ने को बांधें जिससे कि उनकी लॉजिंग ना हो और गन्ना गिर ना पाए, ये उनको इस समय ध्यान रखने वाली आवश्यकता है। सिंचाई समय पर करते रहें। उन्होंने जो गरेड़ें बनाई हैं उन गरेड़ों की ठीक तरीके से रिपेयरिंग कर लें, यानी उनको अच्छे कर लें जिससे पानी व्यर्थ ना जा पाए। और अब तो आपको ये बताएं कि कई क्षेत्र निमाड़ इत्यादि के क्षेत्र थे, गन्ने में भी ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, ये पद्धति किसान भाइयों को अपनाना चाहिए। जिस तरीके से फैलाकर पानी देने की अपेक्षा उसमें पानी बहुत व्यर्थ जाता है, तो इसलिए जैसे फलदार वृक्षों में, हम आम में, पपीते में जो ड्रिप सिंचाई करने लगे हैं किसान भाई, मालवा और निमाड़ के किसानों ने इस पर काफ़ी अच्छी प्रगति की है। तो ड्रिप सिंचाई जो बूंद बूंद सिंचाई है, वो जो उसको एक बार लगा लेंगे तो बार बार वही काम आएगी। उससे जड़ के पास पानी भी जाता रहेगा और गन्ने को या जो अन्य जो फसलें हैं जो कि दूरी पर बोई जाती हैं, उन फसलों में जैसे कपास है, गन्ना है और जो फलदार वृक्ष हैं, उनमें जो बूंद बूंद सिंचाई वाली पद्धति उसको अपनाएंगे तो किसान भाइयों को ज़्यादा फायदा होगा डॉक्टर साहब। तो किसान भाइयों, आप बूंद बूंद पद्धति से ही गन्ने में आप सिंचाई करें तो पानी की बचत होगी और जल्दी सिंचाई हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको इस समय गहरी जुताई कराना चाहिए, मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए और गन्ने में बूंद बूंद पद्धति से सिंचाई करना चाहिए। साथ में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन हैं तो उन्हें मूंग की खेती भी करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।